हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फराज खान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल खान स्टडी पॉइंट पे। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। और इससे पहले हम इसी चैप्टर के दो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि थे न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने दो वीडियोज़ की बना रखी हैं। अगर वो वीडियो किसी ने भी ना देखी हो तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। अब पहली बात ये आती है कि श्वसन का मतलब क्या होता है, तो हम जान लेते हैं। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिर्फ सांस लेना, यानी कि ये और ये बाहर छोड़ना, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर छोड़ना। बहुत से लोगों को लगता है कि यही होता है रेस्पिरेशन, लेकिन सही मायने में, सही मतलब में ये रेस्पिरेशन नहीं होता। ये सिर्फ ब्रेथिंग यानी कि सांस लेना बोला जाता है इस चीज़ को। ठीक है, हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्स होते हैं। ठीक है ना, तो रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप जो इन्वॉल्व होता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का एक्सचेंज होना। ठीक है, समझते हैं इसे। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है, जब हम उसको अंदर लेते हैं यानी कि इनटेक लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जब CO2 बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम गैस एक्सचेंज। हमने O2 ली, CO2 बाहर छोड़ दी, गैस एक्सचेंज हो हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेथिंग बोलते हैं, यानी कि सांस लेना आम भाषा में। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट होता है, ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। ध्यान देने वाली ये है सिंपल फूड। सिंपल फूड मतलब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में हमने समझा था कि जो खाना जो होता है, जब डाइजेस्ट होता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल फूड से मतलब। ठीक है ना, ये जो सिंपल फूड है ग्लूकोज, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करना यानी कि तोड़ना। तोड़कर क्या होगा? इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, ताकि इस ग्लूकोज में से C6H12O6 में से एनर्जी रिलीज कराई जा सके। ठीक है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलकर बन जाती हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब मेन चीज ये होती है, अगर हम मोटा मोटा बताऊं आपको, कि फूड में से एनर्जी रिलीज करवाना, उसका ब्रेक डाउन करके, यह बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम वायवीय श्वसन, और सेकेंड होता है हमारा अवायवीय श्वसन, और इंग्लिश में अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा रेस्पिरेशन एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिखा है एरोबिक, ये एरोबिक वाला पार्ट है, ये है एनारोबिक वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, यानी कि ये रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, बिना ऑक्सीजन के ये वाली रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। इसका फर्स्ट पॉइंट है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन होती है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अनाएरोबिक, यानी कि अवायवीय। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन मतलब अवायवीय यानी कि एनाएरोबिक। सेकंड पॉइंट, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये रेस्पिरेशन बॉडी में किस जगह होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली होती है। ठीक है ना, कोशिकांग होते हैं, जो कि कोशिका यानी कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोशिका का बिजली घर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है एरोबिक यानी कि वायवीय रेस्पिरेशन, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, जो कि सेल का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होती है तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो लार्ज अमाउंट में होगी, ज़्यादा अमाउंट में होगी, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, इसमें कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई हमारी एरोबिक एनारोबिक के बारे में। ठीक है, ऊपर पढ़ा हमने कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है।
तो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ हमने समझ तो लिया कि ब्रेक डाउन करना पड़ता है हमें, ठीक है, सिंपल फूड का, ठीक है, लेकिन वो ब्रेक डाउन होता किस तरीके से है वो हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस तरह से होता है, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में ये जाना था कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी कि जब कभी भी सिंपल फूड का ब्रेक डाउन होता है ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो सके, उसी चीज़ को बोला जाता है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, अब हमें पता है कि ग्लूकोज जो होता है वही हमारा सिंपल फूड होता है, प्रोडक्ट होता है, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस के बाद बनता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये C6H12O6। ठीक है, अब इसमें कार्बन चाहिए तो यहाँ पे लिखा है 6 कार्बन शुगर। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है शुगर की एक फॉर्म होती है, ठीक है ना, शुगर भी एक ग्लूकोज की फॉर्म होती है। अब पहली बार जो ब्रेकडाउन हुआ वो तो हुआ इन साइटोप्लाज्म, सेल का जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, वहां पर पहला ब्रेकडाउन हुआ। तो ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला एटम था वो टूट कर बन गया पायरुविक एसिड और साथ में एनर्जी। अब पायरुविक एसिड जो होता है वो 6 से 3 कार्बन वाला एटम होता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज था वो 6 कार्बन एटम था जिसमें कार्बन के 6 एटम्स थे, और पायरुविक एसिड में सिर्फ 3 एटम्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरीके से पायरुविक एसिड बनने के बाद 3 तरीकों से 3 पाथवे होते हैं ये, जिससे ब्रेक डाउन होकर, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। अब पहला तरीका जो गया है ये, इस पे लिखा गया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ये वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, अब हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन। ठीक है, कहाँ पर होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि पावर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जब पायरुविक एसिड से इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड का, तो क्या बनता है, ये है हमारे फाइनल प्रोडक्ट, CO2 बना, वाटर बना यानी कि H2O बना, और साथ में एनर्जी, जो कि मेन चीज चाहिए होती है हमारी सेल्स को। ठीक है, तो CO2 वाटर एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, CO2 वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब आए थे हम इस वाले पार्ट पे। ठीक है, वो था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की होती है उसे हम बोलते हैं अनएरोबिक। ठीक है, यानी कि अवायवीय, क्या बोलते हैं, अनएरोबिक या फिर अवायवीय रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या बने हैं एंड प्रोडक्ट। ये बना है हमारा एथेनॉल, जो कि 2 कार्बन एटम वाला कंपाउंड होता है। ठीक है ना, अगला पार्ट बना है हमारा CO2 और साथ में एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एंड प्रोडक्ट होगा एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस बीच वाले पार्ट की। ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं पर कि लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की किसी भी जगह पर कमी हो जाए, ऑक्सीजन जा तो रही है उस पार्ट में लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाए, मतलब मान लीजिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए भर के, मिल रही है इतनी सी, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का अभाव। ठीक है, ये कब होगी, मसल्स में होगी। ठीक है ना, ये चीज़ मसल्स में हो सकती है हमारे। ठीक है, और जब भी ऐसा होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, जो कि 3 कार्बन एटम होता है इसका, साथ में एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली जो कंडीशन होती है कब कब आती है, ज़्यादातर ये कंडीशन एथलीट्स को आती है, क्रिकेटर्स वगैरह को आती है। ठीक है ना, उनकी मसल्स में क्रंच वगैरह आ जाता है। ठीक है ना, वो पार्ट उनका थोड़ा पेन करने लग जाता है क्योंकि उस पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर वो पार्ट सुन्न पड़ जाता है उनका। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हो गई, इसको बोला जाता है 3 डिफरेंट पाथवेज। ठीक है, ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है अलग अलग 3 पाथवेज से। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये सेम डायग्राम में पूछ सकते हैं कि ये डायग्राम बनाइए 3 पाथवे वाला, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका
एंड प्रोडक्ट ये बताइए, या फिर ये इसका एंड प्रोडक्ट बताइए, फिर इसका एंड प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको, अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो इसको आप रिवाइंड करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसको फिर दोबारा से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कि मानव में, इंसानों में किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और कौन कौन से ऑर्गेन्स उसमें हिस्सा लेते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इंसानों में काम करता है और कौन कौन से ऑर्गेन्स यानी कि अंग इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लाइन वाइज लिखा हुआ है उन ऑर्गेन्स को, उन अंगों को जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन में ह्यूमंस में हिस्सा लेते हैं। और सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो होता है नॉस्ट्रिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाक, ठीक है। नाक जो होती है, इससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो पहला हमारा पार्ट हो गया नाक। अब अंदर होता है नेजल पासेज यानी कि नसा द्वार, ठीक है, यानी कि नाक के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको बोला गया है नेजल पासेज, ठीक है, नसा द्वार, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक से तो वो अंदर जाती है नेजल पासेज होती हुई, ठीक है। फिर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स यानी ग्रसनी, ठीक है। अब ये ग्रसनी क्या होती है, ये भी एक पाइप होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था पाचन तंत्र में कि एक ऊसोफेगस जो कि हमारे मुंह से लेकर पेट तक जुड़ा हुआ होता है, ऊसोफेगस, वैसे ही ये एक फेरिंग्स होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, जो कि एक पाइप होता है जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं विंड पाइप यानी कि हवा वाला पाइप, ठीक है, नली, जिसमें से ऑक्सीजन होती हुई जाती है, ठीक है। अब ये फेरिंग के नीचे जो अगला हिस्सा होता है वो होता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब ये गला, ठीक है, इस वाले पार्ट को बोला गया है लैरिंग यानी कंठ। कंठ मतलब होता है गला, ठीक है, जो कि ये मेन पार्ट होता है ये, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पर टच करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, ठीक है। इसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं लैरिंग्स को। अब इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया इसी के नीचे का हिस्सा है, ठीक है ना, जो कि इस शेप में होता है, ठीक है। इसके दोनों तरफ ऐसे रिंग बनी होती है, रिंग, ठीक है ना। और रिंग जो होती है वो रिंग बनी होती है कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की, जो कि एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्सा आता है, ठीक है ना, हमारी जो एयर होती है वो बारी बारी से पहले यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लंग वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है, हमारे लंग्स हैं यानी कि फेफड़े, ठीक है। ब्रोंकाई से लेकर ब्रोंक्यूल, एल्वोलाई और ये ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये चारों हिस्से जो है हमारे लंग के हिस्से हैं, ठीक है ना, मतलब ये सब शॉर्ट में लंग ही माने, ठीक है, लंग के हिस्से हैं, ठीक है। तो जैसे ही ट्रैकिया के बाद पार्ट आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या पार्ट होता है, यहाँ पर मैं आपको रफली स्केच बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, रफली स्केच। जैसे मान लीजिए ये हमारे दो लंग्स हैं, ठीक है, ऊपर से आ रही है ये ट्रैकिया, ठीक है, यहाँ जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ जुड़ी हुई है। तो ये कुछ लाइन निकली है, लाइन आपको दिख रही है, ये छोटी 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 लाइन दिख रही हैं जो कि पाइप की तरह होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन फ्लो हो रही होती है, ठीक है। इन पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकाई। और जब ये पार्ट्स अंदर जाके और ज़रा बढ़ जाते हैं, ब्रांच्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर इनको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनकी मदद से ही पूरे जो फेफड़े में जो होती है ऑक्सीजन भरी जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद का हिस्सा आता है हमारा एल्वोलाई यानी कुपिका, जो कि पूरे फेफड़े का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक गुब्बारे की तरह होता है, ठीक है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं वो गुब्बारा फूल जाता है, वैसे ये होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। जैसे जो ऑक्सीजन जो आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, ये O2 आ रही है, ठीक है। और जब O2 आती है और यहाँ से CO2 बाहर भी निकलती है, ठीक है। O2 इकट्ठी होती है और CO2 लगातार बाहर निकलती रहती है, ठीक है ना, और इसके उल्टे रास्ते से वापस जाती रहती है, ठीक है। तो जैसे ही एल्वोलाई में ऑक्सीजन इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो एल्वोलाई में होती हैं ब्लड कैपिलरीज यानी कि रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिका क्या होती है, जिसके अंदर खून बहता है हमारा, जो कि दो तरह की होती हैं। एक होती है धमनी यानी कि आर्टरी, एक होती है शिरा, इसको बोलते हैं हम वेन्स, ठीक है। दो तरह की ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना, रक्त वाहिका होती हैं, आर्टरीज, वेन, धमनी और शिरा। आर्टरीज में मेनली हमारा प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुआ होता है। और वेन्स में आमतौर पर इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर का ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में CO2 मिक्स हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी मिक्स हो जाती है तो यहाँ से
यहाँ पे रक्त होता है, रक्त, ठीक है, ब्लड होता है, ब्लड। अब ब्लड में एक पार्ट होता है हमारा HB यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ कहाँ पहुँचती है, जहाँ हमारा फूड स्टोर हुआ है, ठीक है ना, जो हमारा फूड मटेरियल होगा, जो ग्लूकोज होगा, वहाँ पर जाएगी और उस ग्लूकोज का करेगी ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उस ग्लूकोज का, यानी कि ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और फिर ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होगा, सेल्स को एनर्जी मिल जाएगी और फिर वो जो भी पार्ट्स होंगे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बना देंगे CO2, और फिर वो CO2 यहाँ से उल्टा वापस आएगी, ठीक है, फिर यहाँ आएगी, ऐसे वापस आती है ऐसे करके फिर यहाँ से हम नाक से या फिर मुंह से उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। एक साइड से ऑक्सीजन इस तरीके से अंदर जाती है, यहाँ तक जाती है, और दूसरी तरफ से जो CO2 होती है वो इस रास्ते यानी कि उल्टे रास्ते वापस जाती है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही कम समय में होता रहता है, ठीक है ना, जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में अभी ना आया हो, कोई पॉइंट रह गया हो, तो वो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है दोबारा से, और इसके स्क्रीनशॉट ज़रूर आप ले लिया करें, ठीक है ना। मैं जो भी स्लाइड पे कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पर मैं, आप उसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट लिया करें, या फिर सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इसे नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि नोट करी हुई चीज़ें आपको जल्दी याद होती हैं, ठीक है, और आपको आगे समझने में और हेल्प करेंगे जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का रेस्पिरेशन वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी कि सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, वो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।